हेलो एवरीवन, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर एक बॉक्स गिवन है जो कि इस चैप्टर का एंड है, बिल्कुल खुर्दा अपराइजिंग के बारे में। आ केस स्टडी देखो क्या हुआ था जब ये 1857 की क्रांति नहीं हुई भी नहीं थी ना। एक और ऐसा बिल्कुल सिमिलर इवेंट जो हुआ था एक जगह पर हुआ था जिसका नाम है खुर्दा। 1817 में कितने साल पीछे हो गए? कितने साल पीछे हो गए? 27, 37, 47 एंड 57। 40 साल हो गए पूरे के पूरे, ठीक है। 40 साल पहले एक अपराइजिंग हो चुकी है काफी बड़े स्केल पर। एंड आप इसको इसको भी, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ इसी को, इसको भी एक प्रीकर्सर बोल सकते हो फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857 के। ऐसी हिम्मत एक बार कुछ लोग अपराइजिंग में म्यूटिनी के तौर पर, रिवोल्ट के तौर पर दिखा चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर हुआ क्या था, कुछ लोगों का गुस्सा जो था वो अंग्रेजों की कॉलोनियल पॉलिसीज के खिलाफ जो था वो उमड़ पड़ा था। 19th सेंचुरी की ये बात है और देश के अलग अलग पार्ट्स में लोग जो थे अंग्रेजी हुकूमत से त्रस्त आ चुके थे, वो आग बबूला हो रहे थे। ये तो हमें पता है कि पूरा का पूरा 1800 जैसे ही शुरू हुआ ये चीज होना शुरू हो गई थी। अब ये जो खुर्दा जो जगह है ये एक छोटा सा किंगडम है विच वॉज बिल्ड इन लेट 16th सेंचुरी। ओडिशा का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहां पर एक किंगडम था। आबादी इसकी अच्छी खासी थी एंड इट वॉज अ वेल कल्टिवेटेड टेरिटरी जहां पर खेती बाड़ी भी अच्छी होती थी। अब क्योंकि ये उड़ीसा में है, समुद्र के किनारे है, तो खेती बाड़ी किस प्रकार की होती होगी अगर मैं आपसे वैसे ही पूछ लूं तो? पैडी। पैडी का मतलब क्या होता है आम भाषा में? चावल की खेती। क्योंकि चावल की खेती करने के लिए सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती है? पानी। तो यहां पर अगर आप इसका साइज जानना चाहते हो तो कुछ आंकड़े आपको गिवन है जो कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन टेरिटरीज को बताया गया है नाप तोलकर। 105 गढ़, 60 बड़े और छोटे लगभग 1109 गांव जो थे 19th सेंचुरी तक। इतना बड़ा एरिया था। यहां पर एक राजा था, राजा का नाम इंपॉर्टेंट है, आपको यह आ सकता है कि खुर्दा अपराइजिंग के टाइम पर जो राजा था उड़ीसा किंगडम का वो कौन था? उसका नाम था राजा बीरा किशोर देव। राजा बीरा किशोर देव। इसको बींगा राजा अपनी कुछ पोजीशन जो थी वो अंग्रेजों को देनी पड़ी थी। अंग्रेजों को भी नहीं, बेसिकली प्रशासन को देनी पड़ी थी वहां के, लेकिन उसमें मिली भगत थी अंग्रेजों की कुल मिलाकर। लेकिन हम एक बार प्रॉपर तरीके से पहले देखते हैं राजा बीरा किशोर देव के बारे में। ये वैसे ओपीएससी के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें के अलावा बाकी तो कोई तो इसको दे नहीं रहा है, लेकिन स्टेट पीएससी में भी आ सकता है इसके बारे में। राजा बीरा किशोर देव ओडिशा का राजा था जिसको लगभग अपनी 4 परगना की, अब ये परगना वर्ड अब तो क्लियर है ना आप सबको क्या होता है प्रधन्य परगना? मतलब बेसिकली यस डिस्ट्रिक्ट, और ये 4 आप कह सकते हो गांव, कुछ जमीन, जमीन के टुकड़े, जमीन के पट्टे, उसको परगना बोला जाता है। अलग अलग रीजन में अलग अलग टर्म ये यूज करी जाती थी, लेकिन परगना वेस्ट बंगाल में भी बोला जाता था, उड़ीसा में भी बोला जाता था और जगहों पे भी बोला जाता था, ठीक है। और जो निगरानी थी, देखभाल थी जगन्नाथ टेम्पल की, वो भी पहले राजा बीरा किशोर देव के हाथ में थी, ये भी उसको छोड़नी पड़ी। और 14 गरजट प्रिंसली स्टेट्स को बोला जाता है, गरजट, ये इसको मराठास को देने पड़े अंडर कंपल्शन। इसका जो बेटा, इसका जो सक्सेसर राजा बीरा किशोर देव के बाद जो बना उसका नाम था मुकुंद देव टू। मुकुंद देव टू। अब इनका खानदान जो इतना रईस होता था, जब बेटा गद्दी पे आया और जब इसको पता लगा कि हमारी पुश्तैनी जमीन, पुश्तैनी बोलबाला पावर कितनी हुआ करती थी एंड मेरे पिताजी के टाइम पर क्या क्या छिन गया हमारे टाइम से, ये काफी डिस्टर्ब हुआ इस चीज को सुनकर, इस लॉस को सुन के। और यहां पर देखो टर्म क्या लिख रखा है, लॉस ऑफ फॉर्च्यून। जो पैसे जो थे, शोशाबाजी जो थी, जो पावर थी, जो इनका स्टैटर था,
वो सारा का सारा कैसे करके छिन गया, देना पड़ा, कंपल्शन में देना पड़ा, जैसे मर्जी देना पड़ा। अब इसने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि एंग्लो मराठा कन्फ्लिक्ट में हम एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। क्या ये मराठा से खुश थे? बताओ। नहीं, दे नहीं पड़ा तो खुश तो नहीं होंगे। एंड एंग्लो मराठा वॉर किसका वॉर है? मराठा साम्राज्य का। एंड मराठा साम्राज्य कैसा था? एम्पायर था कि कॉन्फेडरेसी? कॉन्फेडरेसी था। कॉन्फेडरेसी था वो, पेशवा भूल गए? मराठा साम्राज्य है ना, कॉन्फेडरेसी था। कॉन्फेडरेसी का मतलब बेसिकली ये होता है, मैंने मॉर्निंग वाले लेक्चर में बताया था, कॉन्फेडरेसी जब नंबर ऑफ किंगडम्स मिलकर मयूर, किंगडम 1, किंगडम 2, किंगडम 3 या एन नंबर ऑफ किंगडम, 4 किंगडम मान लो हमारे एग्जाम्पल में, जब ये लोग सब ये बोले कि हम सब एक इंडिपेंडेंट किंगडम तो हैं, लेकिन एक कॉमन छत्र छाया के अंदर, एक कॉमन क्राउन के अंदर काम कर रहे हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, सारे के सारे जो किंगडम्स हैं उसके जो राजा महाराजा हैं वो एक कॉमन बंदे के अंदर काम कर रहे हैं, पेशवा। समझ गए? और नंबर ऑफ पेशवा हो सकता है एक कॉमन किंग के अंदर काम कर रहे हो, वो डेजिग्नेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन देयर इज अ हिरार्की, लेकिन हिरार्की विथ प्रॉपर इंडिपेंडेंस। एंड वो जो किंगडम्स हैं वो एक कॉमन तरीके से एक गांठ में बंधे हुए हैं एंड एक ही छत्र छाया में काम कर रहे हैं। तो देयरफॉर सेंसिंग एन अपॉर्चुनिटी इन द एंग्लो मराठा कन्फ्लिक्ट, ये ब्रिटिशर्स के साथ नेगोशिएशंस में एंटर कर गया। वाई ब्रिटिशर्स ओनली? ये एंग्लो की साइड क्यों गया, मराठास की साइड क्यों नहीं गया? बट ऑब्वियस रीजन जो हमने ऊपर पढ़ा कि चौथा गरजट इसको प्रिंसली स्टेट्स मराठास को देने पड़े थे। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर प्रधन्या, अंडर कंपल्शन। अपनी लॉस्ट टेरिटरी को जीतने के लिए इसने अंग्रेजों का साथ देना शुरू करा एंड इसको जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर जो अधिकार हैं वो भी वापस मिल जाए, ऐसा इसने अंग्रेजों को बताया कि मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर। लेकिन ओडिशा के ऊपर जैसे ही कब्जा हुआ था 1803 में, और ये कब्जा अंग्रेजों ने कर बैठा था, अंग्रेजों ने कर मारा था ये कब्जा। अंग्रेजों ने अपनी कोई इंक्लिनेशन, कोई इंटरेस्ट शो नहीं करा कि कैसे ना कैसे करके जो उसके करे हुए बातें हैं उसको वो फुलफिल करें। अब क्या होता है, ये तो धोखा दे गए, धोखा दे दिया। ब्रिटिश शोड नो इंटरेस्ट टू ऑब्लाइज हिम ऑन ईदर स्कोर। हम तो कुछ नहीं कर सकते। ईदर स्कोर का यहां पर ये मतलब है, दो डिमांड थी ना इसकी, ये जो चौथा गरजट प्रिंसली स्टेट जो टेरिटरीज हैं ये चली गई, ये दे दो, दूसरा जगन्नाथ टेम्पल दे दो, कुछ भी नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं मिला ब्रदर। कॉन्सिक्वेंटली इन एन अलायंस विद अदर फ्यूडेटरी चीफ्स ऑफ ओडिशा, जो दूसरे फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जो कि अच्छा फ्यूडल लॉर्ड्स कौन होते हैं ब्रदर? जिनके पास ना जमीन बहुत बड़ी तादाद में होती है, कुणाल। एंड वो उधर की एक तरह से आप ये मान लो जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, आप ये मान लो कुणाल के वो एक प्रकार से जमींदार है। एंड अब इसने सीक्रेट सपोर्ट ले लिया मराठास का, खुल के तो ले नहीं सकता, शर्म आएगी, है ना। He tried to assert his rights by force. अब इसकी वजह से क्या हुआ, अंग्रेजों ने हल्का फुल्का जो इसे ओडिशा में टिका भी रहने दिया था ना, इसके किंगडम के साथ, इसके एम्पायर के साथ, दिस लेड टू हिज डिपोजिशन एंड एनेक्सेशन ऑफ हिज टेरिटरीज बाय द ब्रिटिश। पूरी तरीके से छीन लिया, क्योंकि अंग्रेजों ने बोला ना, एंग्लो मराठा वॉर में जो जीत हुई है वो किसकी हुई है? मराठास की हुई, सो ये इंग्लिश हुकूमत की हुई है। मराठास का तुम सीक्रेट सपोर्ट ले रहे हो, तुम फ्यूडेटरी चीफ्स का भी ले लो। ये लोग क्या कर लेंगे जब बड़े बड़े मराठा एम्पायर जो था उसके जो लोग थे वो कुछ नहीं कर पाए? तो एज अ मैटर ऑफ कंसोलेशन ही वॉज ओनली गिवन द राइट्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल, के लिए तो उसमें खुश रहे।
and with a grant amounting to mere 1/10 of the revenue of his former estate, and his residence was fixed as Puri. पूरी एक जगह है उड़ीसा के अंदर, और इसको बोला गया जितना तुम्हारा पूरा का पूरा पहले साम्राज्य था, जितना तुम रेवेन्यू अर्न करते थे, उसका 1/10 हम तुम्हें दे देंगे। अब इससे बोला ना खुश होने वाली बात नहीं है, करवा चौथ की औरतों की तरह मुंह में फैलाओ, जितना दे रहे हैं उतना खुश रहो, मुंह फुलाने की जरूरत नहीं है, वरना सोच लो हम कौन है। अंग्रेजों ने इसको इस प्रकार की धमकी दी और शांत करवा दिया कुछ टाइम के लिए। अब ये काफी ज्यादा इसको लगा कि ये अनफेयर सेटलमेंट है, एंड ओडिशा प्रॉपर तरीके से एक ऑपरेसिव फॉरेन रूल के अंतर्गत आ गया। तो हुआ क्या, एक अपराइजिंग हुई 1817 में। क्योंकि एक बार बताओ, ये उड़ीसा के जो रूलर्स हैं, जिनका जो खानदान है, ये त्रस्त तो हो गया ना, एक तरीके से दुखी तो हो गया ना। अंग्रेजों ने किसी भी पॉइंट के ऊपर इनसे करा हुआ वादा क्या निभाया क्या? बिल्कुल नहीं। आगे खुर्दा को पूरा टेक ओवर कर लिया अंग्रेजों ने, एंड ब्रिटिश ने एक पॉलिसी फॉलो करी ऑफ रिज्यूमिंग सर्विस टेन्योर। वहां पर बेसिकली जिस प्रकार से सर्विसेज जो चलती थी, उनका जो सर्वेंट्स थे उनका जितना टेन्योर होता था, उसको बेसिकली पॉलिसी को रिन्यू करा। जो भी कराओ हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ये जो जगह थी, ये किसके खानदान की जगह थी? राजा बीरा किशोर देव एंड इसका बेटा मुकुंद देव टू। अब इसकी वजह से हुआ क्या, इन्होंने बेसिकली जो भी यहां पर चेंजेस लेकर आए, इसकी वजह से यहां पर जो एक्स मिलिशिया थे स्टेट की, ये मिलिशिया क्या होता है? इसको कई लोग मिलिटिया बोलते हैं ये, लेकिन एक बताओ, ये एक्स तो मतलब हो गया पुराना, ये मिलिशिया क्या होता है टर्म? क्या होता है मिलिशिया का मतलब? यस, मिलिट्री फोर्सेस। बेसिकली परमानेंट मिलिट्री फोर्सेस नहीं होती, लेकिन इनको मिलिशिया एक वो लोग होते हैं जिनको ना बंदूकें वगैरह या फिर आर्म्ड फोर्स का मतलब सप्लीमेंट्री, हाँ कि मतलब जब हम वैसे रेगुलर फोर्सेस में तुम्हारी शामिल नहीं होंगे, लेकिन अगर तुम्हें जरूरत लगी ना तो हमें बुला लेना, हमें बंदूकें वगैरह चलाना या वॉर लड़ना पूरी तरीके से आता है। एंड उधर इनका नाम था पायक। इसलिए कई बार आपने सुना होगा ये जो लिखा हुआ है ना खुर्दा अपराइजिंग, इसको कई बार पायक रेबिलियन या पायक विद्रोह भी बोलते हैं। अब हुआ क्या था, ये वाला रेबिलियन हुआ क्यों था? रेवेन्यू की जो डिमांड थी, इट वॉज अनरीजनेबली इंक्रीज्ड। वही वाली चीज जो हर एक मुद्दे के अंदर, जो ट्राइबल और जंगलों के अंदर और आसपास के फार्मलैंड्स के अंदर सबकी जो बनी रही है आज तक, जितनी भी हमने रेबिलियंस और ये जो रिवोल्ट पढ़े हैं, एंड जो ऑपरेसिव तरीके से कलेक्ट करी जाती थी इनसे रेवेन्यू। हुआ क्या, लार्ज स्केल में लोगों को खुर्दा जो है वो छोड़ के जाना पड़ा बिटवीन 1805 एंड 1817। लेकिन फिर भी जो अंग्रेज थे, इनको शॉर्ट टर्म सेटलमेंट जो थी वो करनी थी, पैसे चाहिए थे, तो हर बार ये रेवेन्यू डिमांड को इंक्रीज कर देते थे। एंड ये भी नहीं देखते थे कि जमीन इतनी प्रोडक्टिव है कि नहीं है, उससे इतना पैसा निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, और जो रैयत हैं, जो कल्टीवेटर्स हैं, उनकी इतनी कैपेसिटी है पे करने की कि नहीं। कोई लीनेंसी ये शो ही नहीं करते थे। इवन नेचुरल कैलेमिटीज आ जाए, वहां पर कुछ भी आ जाए, और ओडिशा आप जानते हो कि काफी ज्यादा इससे प्रोन रहता है आज भी। साइक्लोन वगैरह बहुत आसानी से यहां पर चले आते हैं, जो कि उजाड़ के फेंक देते सब कुछ। एंड जो लोग डिफॉल्ट कर जाते थे, जो लोग पेमेंट पे नहीं करवाते थे, उनके जो लैंड थे, इट वॉज सोल्ड ऑफ टू रेवेन्यू ऑफिशियल्स या फिर स्पेक्यूलेटर्स फ्रॉम बंगाल, यानी कि अमीर लोग जो भी खरीदना चाहें उनको दे देते थे। अब जब जो राजा था उड़ीसा का, जो उनका खानदान था, उसका एक हेरिडिटरी मिलिट्री कमांडर हुआ करता था, जगबंधु विद्याधर महापात्रा ब्रह्मरबर राय, या शॉर्ट में आप इसको बोल सकते हो बक्सी जगबंधु, ये पूरा नाम है इसका प्रधन्य।
जगबंधु, विद्याधर, महापात्रा, ब्रह्मराबर राय, शॉर्ट में बक्सी जगबंधु। अब ये उनमें से एक पर्सन था जिसके लैंड, जो हेरिडिटरी लैंड था, उससे खदेड़ के फेंका था इसको जमींदारों ने, छीन लिया था इसकी जमीन, इसका लैंड, एंड ये बन गया भिखारी। एंड फॉर नियरली 2 years he survived on voluntary contribution from the people of Khurda before deciding to fight for their grievances as well as their own। इसने बोला अब अति हो गई है, कोई बात नहीं, मेरे पास जीवन में खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर मेरी कंडीशन अच्छी नहीं हुई ना तो मैंने आग लगा देनी हर जगह। और इसने यही करा, इसने लोग इकट्ठे करे, जिसके लैंड से जिसको डिस्पोजेस करा गया था, छीना गया था, एंड इसने सारे लोगों की एक कॉमन सेना बनाई, एंड इसने बोला हमें रेबिलियन करना पड़ेगा। इनकी और ज्यादा परेशानियां क्या थी यहां पर, जिनकी ये बात चल रही है पाइक्स की, या फिर ऐसे लोग जिनके लैंड से जिनको डिस्पोजेस करा गया था, इनके और ग्रीवेंसेस क्या थे। इस रीजन के अंदर सिल्वर रुपी, सिक्का बोला गया इसको, ये इंट्रोड्यूस करा गया था। उसके बाद लोगों से जिससे रेवेन्यू कलेक्ट करा जाता था, उनके ऊपर इस चीज का जोर दिया जाता था कि जो नई करेंसी इंट्रोड्यूस करे गई आप हमें उसमें पेमेंट करो। यार वो उनके पास थी नहीं, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम है नहीं, ये सिक्का रुपया कहां से लेकर आए टैक्स देने के लिए। हद से ज्यादा प्राइसेस बढ़ गए थे खाने पीने की चीजों के और नमक के। एंड यहां पर क्योंकि ये समुद्री इलाका है तो नमक जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है यहां पर, आपको पता है ना, सी से ही बनता है सॉल्ट यहां पर। लेकिन कुछ गिने चुने अमीर लोगों ने, जमींदारों ने सॉल्ट मोनोपोली अपना ली कि समुद्र से हर कोई नमक नहीं वो प्राप्त कर सकता, वो हम ही प्रोड्यूस करके बेचेंगे और सॉल्ट पे टैक्स लगाएंगे। तो जो ट्रेडिशनल सॉल्ट मेकर थे उड़ीसा के, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ मेकिंग सॉल्ट। अगला था, आपको पता ना, जब ये रेवेन्यू फेल करना, कोई भी जो फेल कर जाता था जिसको रेवेन्यू पे करना होता था, इनके जो लोकल एस्टेट जो थे उनका ऑक्शन करा जाता था कलकत्ता के अंदर। एंड ये वाली चीज जो थी, जो लोकल एस्टेट्स हैं, इनके जो एम्पायर हैं, बेसिकली बंगाल से लेकर उड़ीसा तक ये प्रक्रिया हर जगह अपनाई गई कि जो लोग फेल कर जा रहे हैं, रेवेन्यू को पे करना, टैक्सेस को पे करना, इनकी जमीन उठाकर बेच डालो। इसके अलावा पुलिस सिस्टम काफी ज्यादा इनसेंसिटिव था एंड करप्ट था। इसकी वजह से भी सिचुएशन जो थी वो काफी ज्यादा बैड टू वर्स हो गई। अपराइजिंग होता है 29 मार्च 1817 को। पायक जो थे इन्होंने पुलिस स्टेशन को अटैक करा एंड दूसरी गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स को भी। एक जगह है उड़ीसा में बानपुर, सैकड़ों की तादाद में जो लोग थे वो मारे गए एंड इन्होंने सरकार का सारा पैसा लूट लिया। जो लोग मारे गए वो पायक नहीं थे, इन्होंने हुकूमत में बैठे, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोगों को मारा। खुर्दा बना इस अपराइजिंग का एपिसेंटर एंड वहां से अलग अलग लोगों ने म्यूटिनी एंड रेबेल करना स्टार्ट करा। जमींदार और जो रैयत थे उन्होंने पायक को ज्वाइन करा, काफी ज्यादा मोटिवेशन के साथ एंड होप के साथ। उसके बाद जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं करा उनको ये बोला गया कि एटलीस्ट आप हमारी तरफ से कैंपेन का तो पार्ट बन ही सकते हो ना। एक टास्क उनको ये दिया गया कि हमें कैंपेन भी साइमल्टेनियसली लॉन्च करने जा रहे हैं, नो रेंट कैंपेन। ब्रिटिशर्स क्या क्या, हाँ, टैक्स नहीं देंगे, कोई रेंट भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं, मतलब आप हमें हमारी जमीन से नहीं भगा सकते। अगर हम लोग रेंट नहीं दे पाए, आपको टैक्स नहीं दे पाए। ब्रिटिशर्स ने कोशिश ये करी कि पायक्स जो है इनको शांत करवाया जाए, लेकिन ब्रिटिशर्स इसमें फेल हो गए। 14 अप्रैल 1817 को बक्सी जगबंधु
इसने कितनों पायक की सेना इकट्ठी कर ली, 5 से 10 हजार पायक की सेना इसने इकट्ठी कर ली। एंड एक ट्राइब के लोग और जुड़ गए इसके साथ, कांध ट्राइब के लोग। ये पूरी की पूरी घटना उड़ीसा के अंदर हो रही है, याद रखना। इन्होंने पूरी के ऊपर कब्जा करा। एंड अब ये राजा बनना नहीं चाह रहा था, मुकुंद देव टू इसको अपना रूलर डिक्लेयर करा। ये सेम वैसी चीज हो रही है ना जैद बहादुर शाह जफर टू वाली। जो पुजारी थे जगन्नाथ टेम्पल के, उन्होंने भी अपना पूरा का पूरा जो सपोर्ट था वो पायक को दिया कि हाँ तुम सही कर रहे हो। ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि सिचुएशन हमारे हाथ से जा रही है, उन्होंने इस रीजन के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ इज मिलिट्री रूल, जहां पर फिर मिलिट्री कुछ भी कर सकती है, आपके निकलने के ऊपर, आपके ग्रुप में खड़े होने के ऊपर, सड़कों पे घूमने के ऊपर, इतने बजे से इतने ऊपर आप निकलोगे। अगर आपने कानून तोड़ा तो मिलिट्री किसी भी हद तक जाकर आपको सजा दे सकती है। राजा को कैप्चर कर लिया गया, मुकुंद देव टू। देख रहे हो, वैसे ही ये प्रतन्य हेजिटेंट था कि नहीं बनना मुझे, लेकिन फिर भी पकड़वा दिया इसको इसी के फॉलोअर्स ने, पायक ने। एंड इसको जेल भेज दिया गया इन कटक बेजिस सन। सेम स्टोरी है कि नहीं है जैद, बताओ, बहादुर शाह जफर टू वाली। बख्शी जगबंधु अपने क्लोज एसोसिएट के साथ, इसका नाम था, इसको कई लोग कृष्णा भी बोलते हैं वैसे, लेकिन लिखा हुआ कृष्णा चंद्र ब्रह्मरावर राय। ठीक है, इसने बेसिकली ये देखा, he tried to cut off all communication between Kattak and Khurda as the uprising spread to the southern and the northwestern parts of Odisha। कि कैसे ना कैसे करके बेसिकली हम बच जाएं एंड हम अंग्रेजों के आगे घुटने ना टेकें। ब्रिटिशर्स ने लेकिन यहां पर एक मेजर जनरल को भेजा, मार्टिनडेल, कि पायक्स के कंट्रोल से इस रीजन को कैसे ना कैसे पूरी तरीके से छुड़ाओ एंड रिवॉर्ड्स दो। बख्शी जगबंधु को अरेस्ट करा जाए एंड इसके एसोसिएट्स को उसके लिए इनाम रखो जो खबर बताएंगे इसकी। सैकड़ों की तादाद में इस ऑपरेशन में पायक्स जो थे वो मारे गए। बड़े सारे जंगल भाग गए एंड कुछ लोग जो थे उन्होंने सरेंडर भी कर दिया। एंड बाकी सारे, ऐसा भी हुआ था कि कुछ लोगों ने इनकी खबर भी दे दी थी रिवॉर्ड के चक्कर में। तो काफी हद तक जो म्यूटिनी थी वो अंग्रेजों के हाथ में आ चुकी थी, कंट्रोल में। अब लेकिन ये जो खुर्दा अपराइजिंग थी, खुर्दा रीजन के बाहर, इसको अभी तक कंट्रोल कर रहा था बख्शी जगबंधु अपने सपोर्टर्स की मदद से, लाइक राजा ऑफ कुजुम एंड पायक्स। जो कुछ कुछ जो बच गए थे, सारे के सारे पायक्स 100% तो पकड़े नहीं गए थे, लेकिन बाद में इसने सरेंडर कर दिया इन मेन 1825। और ब्रिटिशर्स ने इसके सरेंडर करने के बाद एक पॉलिसी अपनाई, पॉलिसी ऑफ लीनियंसी, इंटेलिजेंस एंड फोरबियरेंस टुवर्ड्स द पीपल ऑफ खुर्दा, कि नहीं ये उनका ट्रेडिशनल लैंड है, उनके कुछ राइट्स हैं, हमें उनका शोषण नहीं करना चाहिए। नमक के दाम काफी कम कर दिए एंड जो नेसेसरी रिफॉर्म्स थे, अननेसेसरी जो चीजें थी उसको हटा के नेसेसरी रिफॉर्म्स करे गए पुलिस और जस्टिस सिस्टम में। जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स, खुर्दा लोगों को बिठा के जब बात करी गई और जब पता लगा जो रेवेन्यू ऑफिशियल जो करप्ट हैं उनको सर्विस से डिसमिस करा गया एंड जो पुराने जो लैंड होल्डर्स हैं उनको रिस्टोर करके उनको उनकी जमीन वापस दी गई। अब एक बात बताना प्रधन्या, इस मुद्दे को लंबा चौड़ा बनाने की क्या जरूरत थी? घुमा फिरा के शुरू में नहीं कर सकते थे वाला काम, जैसे कि बाद में आपने देखा होगा रिवोल्ट ऑफ 1857 में, अभी हमने पढ़ा मयूर, कि जो अडॉप्टेड हायर है उसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई के साथ ये वाला काम कर लेते तो तुम्हारा भी इतना पैसा और इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, है ना। जो खुर्दा किंग था, जो खुर्दा रीजन का जो किंग था, उसका जो बेटा था रामचंद्र देव थ्री, इसको अलाउ करा गया कि हाँ तुम पूरी जा सकते हो एंड तुम जगन्नाथ टेम्पल का जो चार्ज है वो संभाल सकते हो। एंड अंग्रेजों ने बोला तुम्हें हम एडिशनली 25,000 रुपये देंगे। उस जमाने में बहुत होते थे।
लेकिन इस टॉपिक से हमें सीखने को क्या मिला, ये एक पहली एंटी ब्रिटिश आर्म्ड अपराइजिंग थी उड़ीसा के अंदर, बेसिकली जिसने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को हिलाकर रख दिया। एंड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को इस टाइम पर भी ये सीख ले लेनी चाहिए थी कि यहां पर हम हमेशा अपने तौर तरीकों से नहीं चल सकते। ब्रिटिशर्स ने इस अपराइजिंग को इतना सीरियसली नहीं लिया, इस पाइक रेबिलियन को, और 1857 के अंदर सेम पॉलिसी को ये कंटिन्यू करते रहे, जिसकी वजह से इतने बड़े लेवल पे हमें रिवोल्ट देखने को मिला। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक चीज समझ में आ गई कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो हमेशा कैजुअल अप्रोच अपनाती रहेगी, 1857 की क्रांति को भी समझ लेगी कि इसको तो हमने शांत करवा दिया। लेकिन नहीं, क्राउन किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, किंग या क्वीन, और उन्होंने इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अबॉलिश कर दिया एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना ली ब्रिटिश क्राउन की, ब्रिटिश सुजरेनिटी की, ब्रिटिश पैरामाउंटसी की। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।